हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वी हैव लर्न इन सेक्शन 2.4.3 दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच आर कनेक्टेड विद दिस डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। एंड ये जो वेपर प्रेशर कम हुआ है इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की इससे जुड़ी हुई हैं, तो उनके बारे में अब हम बात करेंगे। देयर आर फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये तो मैंने अभी बताया था कि सॉल्वेंट में कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जो वेपर प्रेशर कम हुआ है पहले उसके बारे में ही हम बात करेंगे। सेकेंड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। और ये सभी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब व्हाट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution. Such properties are called colligative properties. तो colligative properties क्या होती हैं? colligative properties वो होती हैं जो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि कितने सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए हैं। कहने का मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, न कि उस कंपोनेंट के नेचर पर। कॉलिगेटिव फ्रॉम लैटिन को मीन्स टुगेदर, लैगर मीन्स टू बाइंड। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी के साथ बदलती रहती हैं, जैसे ये नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ बदलती हैं, तो इसका मतलब वही हो गया। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज वन बाय वन। अब ये जो हमने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताई हैं इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वी हैव लर्न इन सेक्शन 2.4.3 that the vapor pressure of a solvent in solution is less than that of the pure solvent. तो जब हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखते हैं तो वो ज्यादा आता है, और जैसे ही हम प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तब उसका वेपर प्रेशर कम आता है। तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है। राउल्ट एस्टेब्लिश्ड दैट the lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles and it is independent of their identity. तो मैंने अभी बताया है और पहले भी बताया था कि जब भी हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो आपको लगा होगा कि हमने नॉन वोलेटाइल ऐड किया है इसलिए वेपर प्रेशर कम हो गया है, मगर ऐसा नहीं है। वो उसके नेचर की वजह से नहीं हुआ कि वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल नेचर की वजह से नहीं हुआ, वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर उसकी क्वांटिटी की वजह से हुआ है, नेचर की वजह से नहीं। क्योंकि जब भी हम वोलेटाइल सॉल्वेंट लेंगे, अगर उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कम कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम नीचे जाएगा, और अगर हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा अमाउंट ऐड कर दिया तो फिर वेपर प्रेशर और भी कम चला जाएगा। तो उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है कि
हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना कम जाएगा। तो ये वही बोल रहा है कि जो वेपर प्रेशर में कमी आई है वो सॉल्यूट के अमाउंट की वजह से आई है, न कि सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल नेचर की वजह से। द इक्वेशन 2.20 गिवन इन सेक्शन 2.4.3 एस्टेब्लिशेस ए relation between vapor pressure of the solution, mole fraction and vapor pressure of the solvent। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन बता रही है। तो यहाँ पर जो P1 है ये वाला कौन सा सॉल्यूट है, देखिए पहले इसको देखिए P01। P01 किसका प्रेशर है, जब हमने सॉल्वेंट में कुछ भी ऐड नहीं किया था, बिल्कुल प्योर था जब हमारा सॉल्वेंट, तब उसका जो वेपर प्रेशर था वो P01 से रिप्रेजेंट किया है। और जैसे ही उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया, तब हमने उसका जो वेपर प्रेशर देखा उसको P1 से डिनोट किया है। एंड X1 क्या है, X1 मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट का। तो ये इक्वेशन इन तीनों के बीच में रिलेशन बता रही है। द रिडक्शन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा P1 इज गिवन एज। तो पहले हमारा वेपर प्रेशर था वो ज्यादा था, फिर बाद में जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको डेल्टा P1 से डिनोट करेंगे। एंड डेल्टा P1 किसके इक्वल हो गया, जो पहले प्रेशर था वो ज्यादा था P01, एंड जो बाद में प्रेशर आया सॉल्यूशन का वो P1 कम आया। तो हम लिख सकते हैं P01 माइनस P1। अब देखिए तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए थोड़ा मॉडिफाई किया है, P01 की जगह P01 एंड P1 की जगह P01 X1 लिखा है। अब ये कैसे लिख दिया, तो यहाँ पर P1 की वैल्यू दे रखी है ना, अब P1 इक्वल टू X1 P01, तो यहाँ से P1 की वैल्यू इसकी जगह रख दी है P1 की जगह, तो इस P1 की जगह इस P1 की वैल्यू रख दी है, तो ये हो गया P01 और P1 की जगह ये X1 P01, तो P01 X1 ये हो गया। तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, P01 यहाँ भी है, P01 यहाँ भी है, तो P01 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर होगा P01, तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 1 रह गया, तो 1 माइनस यहाँ से P01 चला गया तो X1 रह गया, तो X1। तो ये आ गई हमारी दूसरी एक और इक्वेशन। Knowing that X2 equal to 1 minus X1 इक्वेशन 2.23 reduces to, तो X2 equal to 1 minus X1 होता है। कैसे होता है देखिए, हमने बताया था कि सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं अगर उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दिया जाए तो वो 1 के इक्वल आता है। और हमारे सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 दो कंपोनेंट मिक्स हैं, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 X1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 X2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम X2 की वैल्यू निकाल लेंगे 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 को माइनस करके, तो ये हो जाएगा X2 इक्वल टू 1 माइनस X1। तो यहाँ से आई है X2 की वैल्यू। तो समझ में आया कि ये X2 की वैल्यू कहाँ से आई। अब इस X2 की वैल्यू को यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे, तो हम 1 माइनस X1 की जगह X2 रख सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने इसको हटा के X2 रख दिया और एक इक्वेशन को और इस इक्वेशन को थोड़ा और भी छोटा बना लिया। इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट। इक्वेशन 2.24 कैन बी रिटन एज। तो हमारे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें हमने कितने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए हैं। मींस हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के सम के इक्वल होगा।
मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर कम हुआ है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के सम के। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x2 इक्वल टू डेल्टा P1 P01। तो यहाँ आ गया हमारा x2 इक्वल टू डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P01। अब डेल्टा P1 की वैल्यू क्या थी? डेल्टा P1 की वैल्यू थी डेल्टा P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01। यहाँ पर है ऑलरेडी, ये रही डेल्टा P1 इक्वल टू P01 माइनस P1। तो यहाँ पर डेल्टा P1 की जगह ये हमने इसकी वैल्यू प्लेस कर दी और हमें एक नई इक्वेशन मिल गई। n इक्वल में x2 है। The expression on the left hand side of the equation as mentioned earlier is called the relative lowering of vapor pressure and is equal to the mole fraction of solute. The above equation can be written as। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शो कर रही है। एंड इक्वल में क्या था? x2। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो इधर वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को शो कर रही है एंड इधर जो x2 लिखा हुआ था वो मोल फ्रैक्शन को शो कर रहा था। तो मोल फ्रैक्शन x2 इक्वल टू क्या हो सकता है? n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। याद है जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकालते थे उसके मोल्स को ऊपर रखते थे तो हमने n2 रख दिया एंड टोटल मोल्स को नीचे रखते थे n1 प्लस n2। तो x2 की वैल्यू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो यहाँ पर इक्वल में इस इक्वेशन के इक्वल में x2 लिखा हुआ था तो x2 को हटाकर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। Here n1 and n2 are the number of moles of solvent and solute respectively present in the solution। तो n1 and n2 क्या है? n1 है moles of solvent and n2 है moles of solute। For dilute solutions n2 is very very less than n1, hence neglecting n2 in the डिनोमिनेटर वी हैव। तो अगर हम इस सॉल्यूशन में और भी सॉल्वेंट मिला दें तो सॉल्यूट कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू। सॉल्वेंट के हिसाब से सॉल्यूट कम हो जाएगा अगर हम सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर देंगे, अगर उसमें और भी सॉल्वेंट ऐड कर देंगे तो। इसलिए जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो सॉल्यूट के मोल्स को हम नेग्लेक्टेड कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। इसलिए जब हम n2 को हटा देंगे तो बचेगा क्या? n2 डिवाइडेड बाई n1 से n2 एंड n1 की वैल्यू को प्लेस करके ये वाली इक्वेशन निकालेंगे। देखिए कैसे। अब n2 एंड n1 की वैल्यू क्या है? तो n क्या है? मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये मोल को निकालने का फॉर्मूला था। तो जो मास हमें दे रखा होता है उसको यहाँ प्लेस करते हैं एंड उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो n2 इक्वल टू W2 अपॉन M2। मोलर मास को M2 से डिनोट किया है एंड गिवन मास को W2 से। तो n2 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही n1 की वैल्यू क्या हो गई? n1 की वैल्यू हो गई गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो W1 क्या है? इस कंपोनेंट का मास एंड M1 क्या है? M1 है इस कंपोनेंट का मोलर मास। तो n2 एंड n1 की वैल्यू को यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। n2 की वैल्यू क्या है? W2 डिवाइडेड बाई M2 एंड n1 की वैल्यू क्या है? W1 डिवाइडेड बाई M1 एंड यहाँ से ये इसके साथ मल्टीप्लाई में एंड ये इसके साथ, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P01 इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। Here W1 and W2 are the masses and M1 and M2 are molar masses of the solvent and solute respectively।
तो ये मैंने अभी बताया था। W1 क्या है? W1 मास है किसका? सॉल्वेंट का। एंड W2 क्या है? मास है सॉल्यूट का। एंड M1 क्या है? M1 मोलर मास है सॉल्वेंट का। एंड M2 क्या है? M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का। फ्रॉम दिस इक्वेशन 2.28 knowing all other quantities the molar mass of solute M2 can be calculated। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इस इक्वेशन की हेल्प से हम मोलर मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं।